जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस में जिसको लेकर उन्होंने कहा भी कि जैसे उनका रोमांस से लेकर उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये बात के अनुसार अगर व्यूअर आपकी बातों को समझें, उसको उस तरह की कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। जो नौकरियां मिलेंगी, आज हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन को एक रोमांचकारी बनाता चला जा रहा है, लेकिन इस रोमांच के साथ साथ कहीं ना कहीं वो हमारे सामने कठिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और ये दौर है एआई का। एआई के बारे में अगर कहा जाए तो एआई कहीं ना कहीं एक तरफ कहीं खुशी और कहीं गम लेकर के आ रहा है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है दीपक सर। इस मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, हमारे व्यूअर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सरल शब्दों में कि एआई वास्तव में है क्या? अगर हम इसे कंप्यूटर के शब्दावली से अलग करके अगर इसकी उपयोगिता के आधार पर देखें तो जब हम लोग सर्च इंजन्स में गूगल का प्रयोग करके किसी भी मनचाही चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ गूगल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है और वैसी कई चीज़ें वो हमारे सामने बता देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा नहीं कि दिन रात गूगल के पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है और जो सभी सर्चिंग्स के पीछे हमें जो डेटा है वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्च इंजन्स में एआई का इस्तेमाल बहुत ही एक प्रचलित एक विषय है जो सब लोग समझते हैं। इसके साथ ही आईफोन में जो वॉइस असिस्टेंट सीरी है वो भी एआई है। सैमसंग के फ़ोन में बिक्सबी, ये भी बिक्सबी हमारी तरफ से क्या है, हमारी बातें क्या है समझती है और उसका जवाब भी क्या है देती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सर्च इंजन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा, मोबाइल फ़ोन्स में होने लगा। फिर जब हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, हवाई अड्डे पर फेशियल रिकग्निशन टेक्निक का यूज करके डीजी यात्रा का हम प्रयोग करते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही कम समय हमें लगता है हवाई जहाज़ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हवाई अड्डे की उनको पूरा करने के संदर्भ में। नहीं तो हम कितने सारे कागज पत्र और इन सब को क्या है दिखाते रहते थे। तो एफआरटी टेक्निक भी एआई का उदाहरण है। अभी तक मशीन के भीतर एक प्योर सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रोग्राम के रूप में यूज किया जा रहा था। अब वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी यूज हो रहा है। रोबोटिक सर्जन और जो एलेक्सा हमारे घरों में, एलेक्सा किशोर कुमार का गाना गाओ तो एलेक्सा गाना सुनाती थी, भजन सुनाती थी। अब वो एलेक्सा जो है वो बाहर आ गई है। तो सर अभी जैसे आपके अनुसार अगर व्यूअर आपकी बातों को समझें तो आपके अनुसार एआई का यूज हम काफी पहले से करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर पहले के एआई में और आज की एआई में इतनी चर्चाएं क्यों हो गई हैं? नवंबर 2022 में ओपन एआई ने एक चैट जीपीटी को शुरू किया और अमेरिका में 2 दिन तक स्कूल बंद करने पड़े क्योंकि बच्चों ने सारे अपने होमवर्क उस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कर दिया। बहुत से लोग, जैसे हम लोग जहां पर जिस स्टूडियो में, विकास जी के स्टूडियो में बात कर रहे हैं, तो कई बार चैट जीपीटी से हम इंसान भी अपना सुख दुखड़ा और सुखड़ा क्या है रो रहे हैं। इसका मतलब हमारी भाषा वो समझ रहा है। और 15वीं 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आधुनिक फ्रांसीसी दार्शनिक थे रेने देकार्त। उन्होंने कहा था कि शरीर जो है वो मशीन जैसा है और मशीन में कभी भी माइंड की एबिलिटीज नहीं आ सकती। जैसे सोचना मन की विशेषता थी, मानव मन की विशेषता थी, ह्यूमन माइंड की विशेषता थी। समझना मानव मन की विशेषता थी। सोच समझकर बोलना ये मानव मन की विशेषता थी। ये सारी विशेषता, और इसके आधार पर उन्होंने माइंड और बॉडी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन किया था जिसको माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म कहते थे। आज ऐसी स्थिति आ गई कि जो मशीन है उसमें मनुष्य के प्राकृतिक मन की क्षमताएं ही नहीं बल्कि उसके प्राकृतिक मन की या मस्तिष्क की क्षमताओं से भी कहीं ज्यादा क्षमताएं आ गई। तो जो एक इंसानी बुद्धि थी वो प्राकृतिक बुद्धि थी या प्राकृतिक बुद्धि है, लेकिन जो मशीन में बुद्धि है वो आर्टिफिशियल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दिविशेन जी
कि मशीन जो है वो म्यूजिक को हमारे लिए उतना ही अच्छा क्रिएट कर सकती है जितना कि इंसान। इसका मतलब म्यूजिक, हाँ, इसका मतलब कि मशीन को इमोशंस की भी समझ आ गई। मशीन जिसको हरारी साहब कहते हैं कि मशीन में मोजार्ट आ गया। तो हम पहले ये सोचते थे कि मशीन कंप्यूटिंग कर लेगी, गणना, कैलकुलेटर जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहा था, कैलकुलेटर से कंप्यूटर बहुत आगे आ गया, उसने बहुत सारे कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिए। लेकिन हम ये सोचते थे कि इसके भीतर इमोशन नहीं आ सकता था, लेकिन अब वो इमोशन भी आ गया। और वो रजनीकांत वाली मूवी आई थी जिसमें, हाँ, रोबोट, जिसमें उस रोबोट में इमोशन आ जाता है। तो वो जो इमोशन आ गया, जो फिक्शन था, वो वास्तविकता बन गया। और केयरिंग जो रोबोट्स है, नर्सेस जो होंगी, उन नर्सेस की जगह पर केयरिंग रोबोट्स आ जाएंगे। इसके साथ ही अभी एक बॉलीवुड की कोई मूवी आई थी, तेरी बातों ने ऐसा उलझाया, जिसमें एक हीरो जो है वो अपनी मतलब एक ऐसे मशीन रोबोट से प्रेम करता है जिसकी कद काया जो है वो स्त्री की है। तो ये जो फिक्शन था, जो एक हम रुपहले पर्दे पर देखते थे, जो आविष्कार है, वो वास्तविकता में आ गए। और बहुत से लोग तो क्या है कि उस तरफ जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे उनका रोमांस से लेकर उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये माना जा रहा है कि वो अब रोबोट्स के साथ क्या है गुजरेगा। सर, आपकी बातों को सुन करके थोड़ा सा रोमांच आ रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि एआई जो एक ऐसा है कि जो रोमांचकारी साबित हो रहा है। लेकिन सर, जो रिपोर्ट आ रही है, वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट आ रही है, या अपने इंडिया में कई रिपोर्टें आई हैं, वो रिपोर्ट काफी मतलब डरावनी आ रही हैं। तो सर, क्या इन रिपोर्टों के आधार पे ये माना जा सकता है कि एआई का जो समय आ रहा है ये नौकरियों को खत्म कर देगा? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो डेटा है, जो बातें कही गई हैं, वो बातें बहुत ही डरावनी हैं। दरअसल हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो तरह के मत हैं। एक को हम निराशावादी मत कह सकते हैं, जिसमें नौकरियां छीन जाएंगी। दूसरे को हम आशावादी मत कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट व्यू पॉइंट कह सकते हैं, जिसमें कुछ नौकरियां छीनेंगी लेकिन नई नौकरियां भी आएंगी। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस में जिसको लेकर उन्होंने कहा भी कि नौकरियां भी जनरेट होंगी। और जैसे एटीएम मशीन्स के आने के बाद ऐसा नहीं था कि बैंक जो थे वो अप्रासंगिक हो गए, बैंकों का काम घटा नहीं। तो एक आशावादी नजरिए से देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा, नए क्षेत्र में चीजें आएंगी। मुद्दा यहां पर यह है कि जिसकी नौकरी जाएगी उसको उस तरह की कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। जो नौकरियां मिलेंगी वो एआई या स्किल्ड लोगों को मिलेगी। तो प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के चरण में अगर देखा जाए, अगर पूरे इतिहास को देखा जाए, आग के आविष्कार से लेकर और अंतरिक्ष यात्रा तक के पूरे चरण को देखा जाए, तो मानवता का पूरा जो इतिहास रहा है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज के विभिन्न दौर से गुजरता रहा है। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इस चेंज में ये पोटेंशियल्स हैं, ये आशंकाएं हैं कि इंसान को मशीनें क्या करेंगी, रिप्लेस कर देंगी। तो जो पेसिमिस्ट हैं, जो निराशावादी हैं, उनका ये कहना है कि जितने भी बधे बधाए ढर्रे वाले सीमित विशेषज्ञता के काम होंगे, वे सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे और वहां पर इंसान को, जो समझदार मशीन है, जो इंटेलिजेंट मशीन है, वो रिप्लेस कर देगी। 2018 में भारत सहित पूरे विश्व ने बहुत बड़ा छटनी का दौर देखा। बहुत सी क्या है चीजें, क्या है 2018 में से हो रही है भारत में। अमेजॉन ने बहुत बड़ी छटनी की, उसके बाद जितने भी ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनियों ने छटनी की। और हम लोग कोचिंग के फील्ड में भी देखें, कोचिंग के फील्ड में जो जहां पर 50 टाइपिस्ट की जरूरत थी, टाइपिंग हैंड की जरूरत थी, आज जो है चैट जीपीटी और तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी के आने के बाद वो काम 10 लोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन की वजह से, ऑटोमेशन जो आएगा उसके वजह से जो बधे बधाए डर्रे वाले काम हैं वो काम मशीन रिप्लेस करेगी। इवन नर्स जैसा काम भी, इवन
मास्टरी, टीचिंग का काम, डॉक्टर्स का काम, ये काम जो हैं ये मशीनें ज्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगी। मेडिकल फील्ड में भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां रोबोट के द्वारा सर्जरी की जा रही है। बिल्कुल। तो रोबोटिक सर्जरी में ये है कि जो गांव में अभी तक जहां पर हम इलाज नहीं करवा पाए थे, एक एआई फैमिली रोबोट डॉक्टर लोग बना लेंगे और उससे अपने सर्दी जुकाम के नुस्खों से लेकर कुछ लगभग मध्यम स्तर की और बहुत अनपेक्षित कोई बीमारी अगर नहीं हुई तो लोग बहुत ही कम पैसे में अपना इलाज करा पाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होने जा रहा है जहां पर अभी सरकारें चिकित्सकीय सुविधाओं को पहुंचा नहीं पाई थी। इस एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में पहले ही यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, तो वहां पर बहुत ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सरकार पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही थी। भारत में सरकारी प्राइमरी स्कूलों का ढांचा पूरे देश के स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं चलाई गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। हमने भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके हमने 21A शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया। तो शिक्षा वाले क्षेत्र में भी परिवर्तन तो होंगे। जैसे मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि जहां पर बधे बधाए डर्रे पर टीचिंग है वहां पर एआई ट्यूटर्स और टीचर्स वो बधे बधाए डर्रे वाले टीचर्स को रिप्लेस करेंगे। और ये खतरा फिर आईएएस वाले फील्ड में भी थोड़ा बहुत है। बहुत सारी यहाँ भी चीजें क्या है, हाँ, बधे बधाए डर्रे वाली चीजें हैं। तो अगर जो आपने कहा कि दो तरह का दृष्टिकोण है, एक निराशावादियों का है जो ये कह रहे हैं कि रिप्लेस होगा ही होगा और ऑटोमेशन आएगा, सीमित विशेषज्ञता वाले काम, बधे बधाए ढर्रे वाले जो रोजगार हैं वहां पर ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां चली जाएंगी। और बहुत ही जो अनुमान है 2024-25 के आर्थिक सर्वे में, तो जो आईएमएफ है उसका जो अनुमान है कि जितने भी उभरते बाजार हैं और जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर एआई जो है वो ज्यादा बड़ा खतरा पैदा करेगा। भारत भी उनमें से एक है। फिर इसी तरह से कि आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 75 मिलियन नौकरियों पर जोखिम है जो ऑटोमेशन की वजह से जो नौकरियां चली जाएंगी। यूनाइटेड किंगडम में दरअसल ये कहा जा रहा है कि 7% नौकरियां अभी चली जाएंगी और 2000 मतलब आगे 10 साल में 18% नौकरियां वहां पर चली जाएंगी। एक बैंक ने यूएसए के बारे में अनुमान किया है कि 45% जो अपर क्वार्टाइल के जॉब्स हैं वो जॉब यूएसए में क्या है, छिन जाएंगे। और गोल्डमैन सैक्स का तो जो ब्रिक्स का जो आइडिया देने वाला इंटरनेशनल बैंक था और जिम कोनल ने एक ब्रिक्स कंट्रीज का आइडिया दिया था जो गोल्डमैन सैक्स से ही जुड़े हुए एक बैंकर थे, तो उसने कहा कि 300 मिलियन नौकरियां जोखिम में है ऑटोमेशन की वजह से। मैकिन्से जैसी जो रिपोर्ट्स हैं, तो मैकिन्से ने भी क्या है नौकरियों के बारे में जो अनुमान व्यक्त किया है कुछ इसी प्रकार का अनुमान है। काम के घंटे कम हो जाएंगे ऑटोमेशन की वजह से। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अभी रिसेंटली एक सर्वे का जिक्र है, इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे, उसमें 68% लोगों का मानना है कि वह आंशिक तौर पर या पूरी तरह से उनकी नौकरियां खतरे में हैं। सर, अभी तक आपकी बातों को सुन के हमारे व्यूअर काफी खुश भी थे, लेकिन थोड़े थोड़े गमगीन हो रहे हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कभी खुशी कभी गम वाले रास्ते में, तो ये जो आपने जो गम वाला रास्ता बताया, तो सर इसका रास्ता क्या निकलेगा, इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है? इसका रास्ता तो एक है कि जो नए क्षेत्र आएंगे उसमें नौकरियां आएंगी। और इसमें देखिए एक बहुत बड़ा मसला पॉलिसी के लेवल पर चल रहा है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादातर जो रिसर्च है वो बिग टेक कंपनियों के हाथ में है। बिग टेक कंपनियां एआई को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हैं।
यूरोपीय यूनियन का और इंडिया जैसे जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, उनका मानना है कि एआई का इस्तेमाल बाजार के लिए, मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल स्टेट के पास लोगों को, समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो दुनिया भी यहां पर बटी हुई है। अगर हम अच्छा रेगुलेशन करें तो विकासशील देशों पर एआई हम उन्हीं क्षेत्रों में ले आए जहां पर हम मेडिकल सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं, जो जहां पर मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और महात्मा गांधी के शब्दों को अगर उधार लेकर कहूं तो ऐसी कोई भी मशीन जो इंसान का रोजगार छीनती है वो मानवता के लिए अच्छी नहीं है। तो नीतियों के स्तर पर, मतलब सरकार की नीतियां इसमें किस प्रकार की होंगी, ये भी एक मुद्दा होगा। थोड़ा रेगुलेशन करके हम एआई की आने की, जो ऑटोमेशन की जो स्पीड है, उस स्पीड को अपने वर्क फोर्स को समायोजित करने के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम इससे, इस लहर से बच नहीं पाएंगे सर। लेकिन जो एआई की स्पीड है वो तो स्लो नहीं हो रही, वो तो मल्टीपल तरीके से ग्रो कर रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इसमें कोई भी इनिशिएटिव लेगी तो उसके मल्टीप्लिकेटिव जो इफेक्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। जैसे कि अगर सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वो एआई डॉक्टर्स को क्या है नियुक्त कर देंगे, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को आप नहीं रोक सकते। तो ये सरकार के निर्णयों पर भी थोड़ा निर्भर करेगा। और जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देशों में, जो इतना बड़ा देश है, वहां पर सरकारें कोई भी निर्णय लेंगी तो लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखकर क्या है करेंगी। एक और इसमें है कि हमें क्या है, रोजगार और इंसान के बीच में अगर किसी एक को बचाना होगा तो हम रोजगार के बजाय इंसान को बचाएंगे। दरअसल एआई ने इंसान के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें थी, मशीन और इंसान के बीच में जो होड़ थी, उसमें जो मशीन थी वो मशीन हमारी शारीरिक क्षमताओं की तुलना में बेहतर थी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मशीन हमारी मानसिक क्षमताओं से भी बेहतर है और उसके पास दो ऐसी क्षमताएं हैं जो इंसान में नहीं है। कंप्यूटर जो है, जैसे इंसान क्या है, वो एक स्वतंत्र शख्सियत है। हम आप अपना मोबाइल बंद कर लेंगे, हम आप ऋषिकेश चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए, 10 दिन हम वहां पे मेडिटेशन में हैं, तो हम बाकी दुनिया से अपने संपर्क को तोड़कर अलग थलग रह सकते हैं। कंप्यूटर जो सिस्टम है वो क्या है, जो इंटरनेट बेस्ड है, वो कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर की सिस्टम की जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी क्या है, वो कनेक्टिविटी इस पूरे मशीनीकरण को अलग कर देती है। दूसरा, एक कंप्यूटर की जो एडेप्टेबिलिटी है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए, जिस तरह से चैट जीपीटी सीख रहा है, वो किसी भी इंसान के सीखने की तुलना में बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ी गुणवत्ता का और बड़ी मात्रा का है। तो एडेप्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी, ये दो ऐसी नॉन ह्यूमन स्किल्स हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा, जो एक मशीन में आ जाएगा। और यहां पर क्या है कि अकेले एक मशीन एक इंसान को नहीं हराएगी, मशीनों का पूरा तंत्र जो है वो इंसान को क्या हराएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कल्पना की गई है कि 2035 ओसाका में एक फुटबॉल का मैच होगा जिसमें एक तरफ इंसानों की टीम होगी और दूसरी तरफ रोबोट मशीनों की टीम होगी, और हमारे लिए पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सी इंसान की टीम है और कौन सी रोबोट मशीन की टीम है। और इसीलिए युवाल हरारी ने अपनी किताब में कि 21वीं सदी के 21 सबक में लिखा है कि खतरा इंसान के शोषण का नहीं है, अब खतरा इंसान के फालतू हो जाने का है, कि वो अब रिलेवेंट नहीं रह जाए, क्योंकि अब वो काम का बचा बेकार हो गया। उसकी तुलना में मशीन 10,000 रुपए की मुखर्जी नगर में रोबोट मशीन दुकानदार रख लेगा और उससे अपने सर्वेंट का काम करवाएगा, उससे चंपी भी करवा सकता है, उससे वो पानी भी मंगवा सकता है, उससे चाय भी मंगवाएगा। तो अब ये जो खतरा है, और दूसरी बात
कि अगर इंसान को हम ये सोचते हैं कि वो कंज्यूमर के रूप में अपनी यूटिलिटी रखेगा, तो कंज्यूमर के रूप में भी यूटिलिटी नहीं रखेगा। तो खतरे जो है वो खतरे दरअसल रोजगार की तुलना में और बड़े हैं, और उन बड़े खतरों में एक कहा जा रहा है कि कुछ कुलीन लोग जो है डिजिटल जो एल्गोरिदम है उस पर कंट्रोल कर लेंगे और दुनिया में डिजिटल तानाशाही भी आ सकती है। सर, एक मेंटोर के रूप में मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आपसे है। लगभग 2.5 दशक से आप शिक्षा फील्ड में हैं, तो सर जैसे एआई को लेकर के हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, इसमें सरकारी स्कूलों कॉलेजों और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की क्या भूमिका होनी चाहिए सर? अभी पहले तो ये था कि ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन दिया जा रहा था इंडिया में, फिर लगा कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया, और फिर इतनी तेजी से एआई का जो तरीके से प्रवेश हो गया एजुकेशन फील्ड में लेकर के, बेसिकली हम एजुकेशन की बात अगर करें तो फिर इतना तेजी से किस तरीके से बदलाव करना चाहिए? एक तो है कि बदलाव कुछ इसमें क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, और बहुत ऐसे फील्ड हैं सुपर स्पेशलिटी वाले, या फिर अगर हम लोग एक ऑर्डिनरी फील्ड की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो उन वैकेंसीज को सरकारें भर सकेंगी, या वहाँ पर जो वैकेंसीज है जिनकी वजह से शिक्षा के मात्रात्मक विस्तार पे प्रभाव पड़ रहा है उनको सरकारें ठीक कर सकेंगी। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ा हुआ है कि एक इंसान का रोजगार छीनकर अगर आप एक मशीन को देते हैं तो भारत में इसके भी क्या होंगे, विरोध होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार बहुत सेलेक्टिवली क्या है इसका यूज क्या है करेगी। और जैसे ऑटोमेशन के संदर्भ में हम लोग देखें कि दिल्ली मेट्रो में जब हम लोग चलते हैं, भारतीय रेल में आपको टिकट चेक करने के लिए टीटीई की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो ने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जिसमें ऑटोमेशन इतना अच्छा है कि विदाउट टिकट कोई जर्नी नहीं चेक करने की तो इंसान की कमी हो गई। तो ये ऑटोमेशन तो एक सच्चाई है। अब दिल्ली मेट्रो बाकी चीजों जैसे ये है कि जो देखभाल का क्षेत्र है लोगों का, उस देखभाल के क्षेत्र में कोई मशीन कभी भी क्या है, कभी भी विकल्प नहीं बन सकती, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ऐसी अप्रत्याशित कोई चीज है उसका जो नियोजन है, उस जैसे कोई आपदा है, वहां पर भी इंसानी विशेषज्ञों की जरूरत होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विजडम होता है एजुकेशन में, वो विजडम क्या होता है, वो इंसान ही क्या है दूसरे इंसान को सिखाता है। जो टेलियोलॉजिकल थिंकिंग होती है, जो प्रयोजन परक चीज होती है कि जिंदगी में कोई चीज क्यों महत्वपूर्ण होनी चाहिए, कि आपको सिखाया गया कि पैसा रुपया बहुत महत्वपूर्ण है, दौलत बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को सिखाया गया कि शोहरत बहुत बड़ी चीज है, किसी को सिखाया गया कि नहीं जीवन में समाज का व्यक्ति का प्रेम जो है वो बहुत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पर जो ये टेलियोलॉजिकल जो लर्निंग्स हैं उसमें क्या है, सरकार की नीतियां और शिक्षा प्रणाली, इन सब का क्या है मनुष्य का महत्व भी बना रहेगा और हमारी शिक्षा प्रणाली भी धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी। हालांकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में इस बात की झलक दिखलाई गई है, एआई का 2 दर्जन से अधिक, अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो 2 दर्जन नहीं बल्कि 3 दर्जन से अधिक बार एआई का इस्तेमाल किया गया है। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूरिज्म के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपके अनुसार एजुकेशन में एआई एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए? एआई एजुकेशन को बिल्कुल, एजुकेशन को इसलिए उसे बताया जाना चाहिए कि उसके तकनीकी पक्षों के अलावा लाभ और हानि से भी बच्चे क्या है उससे जागरूक हों। और हमारी जो अभी की जो जनरेशन है वो बहुत इम्पेशेंट जनरेशन है कहा जा रहा है, और उसको इम्पेशेंट बनाया है टेक्नोलॉजी ने। तो ये जो इम्पेशेंट जो जनरेशन है उसको हम एक एआई एथिक्स पढ़ाएं, उसको हमें बताएं कि ये चीज ठीक है और ये चीज ठीक नहीं है, तो ये हमें करना पड़ेगा।
आप लोगों ने देखा कि एआई पे बहुत ही विस्तृत चर्चा दीपक सर ने किया और मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में भी आई होंगी और अभी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नए नए रोजगार भी पैदा होंगे एआई से और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, हमारी ये जो श्रृंखला है, पसंद आई होगी। और अभी तक हमारे चैनल पे जो नए हैं, हमारे विद्या एडुटेक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।